डियर एवारेस स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर थे उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर में से जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो क्वेश्चंस है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है उसको जो है बताना है। साथ ही साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1972 है उसको भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जो है डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग जो है एग्जीक्यूशन, क्रिएशंस और परफॉर्मेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज़ या मोर देन टू पार्टीज़ उसको जो है क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ठीक वैसा ही ये प्रोसेस है ताकि इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड नेगोशिएटिंग टर्म्स, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो इसमें जो है हमारा आइडेंटिफाई किया जाता है टर्म्स को कि कहाँ पे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन वगैरह आ रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा, कैसे सॉल्व होगा, इन सभी चीज़ों का जो है जिक्र होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 इज़ द हाईवे लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में जो है ये गवर्निंग लॉ है प्राइमरीली। इट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज ए एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, है ना। लॉ के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई है एंड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा और समझा जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स वगैरह दिए गए हैं उन सभी को जो है यहाँ पे चेक किया जाता है ताकि क्या हो सके, एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है बन सके। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 क्या है, तो पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट द ऑफर। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, है ना। जो भी एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के द्वारा क्या किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। मतलब एक पार्टी ऑफर दे रहा है तो दूसरा पार्टी उस ऑफर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये पहला प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा है आपका कंसिडरेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन which means that each party will receive something of value in exchange of their promises। इसमें क्या है कि आप जो भी promises किए हैं, वादाएं किए हैं, उसके अंतर्गत नियम कानून तो लागू होना ही चाहिए और दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होने चाहिए। ये यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है क्योंकि अपना वादा पूरा कर रहा है वो, उसको जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। Intention to create legal relations, a contract must have a capacity to enter into a contract. This means that they must be of legal age, of a sound mind and not disqualifying from entering into contract by law, है ना। लॉ की मदद से आप जो है एक रिलेशन बनता है कि आप किसी को जो है बिना कोई रीजंस के आप जो है डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं। हर कोई एक जो है नियम के अंदर वो फ्री है, वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है बशर्ते उस पर कोई बैन वगैरह ना लगा हो। तो उसके बाद आता है फ्री कंस्टेंट। फ्री कंस्टेंट में क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटर्ड इनटू बाय पार्टीज with a free or informed consent. This means that the parties must not be under any duraces or under undue influence and must have clear understanding। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में उन सभी का जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में होना चाहिए। किसी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर मतभेद है तो उसको भाई पहले ही क्लियर
कर लो, ये न कि फिर बाद में जो है उसको दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम तो बोले थे कि तुमको ये करना है, मतलब बाद में कोई दिक्कत ना हो, सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करे, फुलफिल करे। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स दैट दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज, ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, है ना। जो भी बिना लॉ के आप जो है किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, उसमें कई सारे कंडीशंस को देखना पड़ता है ना, उसके बाद ही जो है आप किसी पार्टीज को जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फॉर इलीगल और इमोरल पर्पस आर नॉट इन्फोर्सेबल। अगर कोई इलीगल पर्पस से इलीगली जो है कोई काम कर रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें जो है लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता है। अगर लॉ को इन्फोर्सेबल कर रहे हैं तो मस्ट भी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लीगल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझना है। आई होप कि आज की जो ये मैंने बताई ये आपको जो है समझ में आया होगा कि क्या है। इसके बाद आगे की क्वेश्चंस की ओर हम लोग जो है इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो डियर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, तो क्वेश्चन सीरीज में आज का क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, व्हाट इज़ रेरा एंड इट्स फीचर। रेरा क्या है और उसका फीचर्स क्या होता है उसके बारे में। तो रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। It is an Indian legislation that aims to regulate the real estate sector in India. इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर। जो भी घर खरीदने वाले लोग होते हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 मई 2017। 1 मई 2017 को जो है सबसे पहले इफेक्ट में आया। फीचर्स की बात किया जाए तो सबसे पहला फीचर्स इसका होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। द एक्ट mandates that all real estate projects that exceed 500 square meters or more than 8 apartments must be registered with real estate regulatory authority यानी रेरा बिफोर लॉन्च, है ना। लॉन्च करने से पहले उसको जो है रेरा में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर 500 मीटर स्क्वायर से या उससे ज़्यादा है और 8 अपार्टमेंट्स हैं तब ये चीज़ करना है। अगर 8 अपार्टमेंट से कम है ना, तो इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। रेरा रिक्वायर्स रियल एस्टेट डेवलपर्स टू डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोजेक्ट सच एज layout plans, land title status, project completion timeline and other relevant details। तो ये जो डिटेल्स हैं प्लान का, लेआउट, लैंड डिटेल्स, तो इन सभी के बारे में, कब काम प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इन सभी और भी कई सारे डिटेल्स हैं जिसको जो है कौन मांगता है, तो जो रेरा अथॉरिटी है ना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड एक्ट अथॉरिटी जो है वो इसको मांगता है ना, कि भाई हमें पहले पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है दिखाओ कि कहाँ पे तुम घर बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। एस्क्रोन अकाउंट। रेरा रिक्वायर्स डेवलपर्स टू डिपॉजिट 70% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स इनटू एन escrow account which can only be withdrawn in propagations to the परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने के प्रोपगेशंस जो हैं उसको बताया जाए कि मैंने कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप कंप्लीट काम को कर रहे हैं, कैसे लोग जो है पैसा लगाएंगे, और जितना भी लोग पैसा लगाएंगे उसका 70% जो पैसा है वो क्या होगा, आपको ये एस्क्रोन अकाउंट में क्या होगा, आपको डिपॉजिट करना होगा।
दिस इज इंश्योर्ड दैट द फंड कलेक्टेड फ्रॉम द बायर आर यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पसेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ताकि उसका जो है यूज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बेहतर तरीके से किया जा सके। उसके बाद है सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट में रेरा क्या करता है, रेरा मैंडेट्स दैट डेवलपर्स कैन ओनली सेल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द कारपेट एरिया ऑफ प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसका जो कारपेट एरिया है उसके बेसिस पे ही जो है वो हाउसेज को क्या कर सकता है, बेच सकता है, रेदर देन द सुपर बिल्ट अप एरिया, है ना। सुपर बिल्ट अप एरिया के बेसिस पे नहीं बल्कि कारपेट एरिया के बेसिस पे वो बेचेगा। दिस इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन प्रॉपर्टीज ट्रांसैक्शंस एंड टू प्रिवेंट डेवलपर फ्रॉम मिसलीडिंग वायर अबाउट एक्चुअल साइज ऑफ प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल साइज ऑफ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मिसलीड ना करे, है ना। जो भी घर खरीद रहा है उसको उसी से बचाने के लिए ये और ट्रांसपेरेंसी जो है रहे डेवलपर के अंदर, उसको देखते हुए ये बोलता है कि आपको जो है ये काम करना होगा सेल एग्रीमेंट करने से पहले कि आपको जो है कारपेट एरिया के बेसिस पे आपको घर को बेचना होगा, ना कि सुपर बिल्ट अप एरिया के बेसिस पे। उसके बाद है एडजस्टिकेशंस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। रेरा एस्टैब्लिशेस एडजस्टिकेशनिंग offers and affiliated tribunals to resolve dispute between buyer and developers in a time and efficient manner। अगर मान लो कि बायर और जो डेवलपर्स हैं या जो सेलर्स है उसके बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है एक ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, है ना। वहाँ पे वो अपना शिकायत कर सकता है और डेफिनेटली उसका जो है रिजोल्यूशंस मिलता है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलते हैं। उसके बाद आता है पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ भी लगाता है रेरा। रेरा प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ फॉर डेवलपर्स हु फेल टू कंपाइल विद एक्ट्स प्रोविजंस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years एंड फाइन्स ऑफ अप टू 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि जितना भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट का उसका 10% या और 3 साल का जो है जेल उसको जो है भेजा जा सकता है। ये कौन करता है, तो जो रेरा अथॉरिटी होते हैं, है ना, उसके वो जो है डेवलपर पे ये पेनल्टी लगाते हैं। कब, जब वो जो है फेल हो जाता है, जो भी वो वादा किया है कि हाँ हम इस तरीके का घर आपको देंगे, बट उस तरीके का वो घर नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन में ओवरऑल रेरा सीक्स टू प्रोमोट transparency, accountability and efficiency in the real estate sectors in India and to protect the interest of home buyers। तो ये पूरा का पूरा मतलब यही है कि जो भी एफिशिएंट तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और अकाउंटेबिलिटी हो, वो प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपर और होम बायर जो है उन दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है देखने को मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ वीड, टाइप्स ऑफ वीड, प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे होता है, एडवांटेज क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है समझेंगे। तो यहाँ पे वीड के बारे में बात किया जाए तो वीड एक जो है टर्म है विच मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज वीडर इज विलिंग टू पे फॉर पार्टिकुलर टर्म्स और सर्विस। एक पार्टिकुलर आइटम्स या सर्विसेज के लिए जो वीडर जो है पे करने के लिए तैयार होता है, वो वीडिंग जो है एक एक्ट है ऑफ प्लेसिंग अ वीड विच इज़ यूजुअली डन बाय सबमिटिंग अ प्रपोजल और ऑफर थ्रू बीडिंग प्रोसेस। बीडिंग प्रोसेस की मदद से क्या किया जाता है, वीड को प्लेस किया जाता है और एक प्रपोजल जो है सबमिट किया जाता है ताकि उस ऑफर्स को या उस प्रपोजल्स को क्या कर सकें, हम प्राप्त कर सकें। टाइप्स ऑफ वीड के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला आता है सील्ड वीड, है ना। सील्ड वीड को जो है हम लोग क्लोज्ड वीड भी कह सकते हैं। सील्ड वीड में क्या होता है कि पोटेंशियल बायर सबमिट देयर ऑफर्स और प्रपोजल्स इन ए सील्ड इनवेलप
which are then opened and evaluated by the sellers or auctioneer at a लेट टाइम, मैंने बाद में जो है उसे खोलकर उसको जो है चेक किया जाता है कि जो भी हमारे स्पेसिफिकेशंस थे क्या उस स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे हमारे साथ जो है काम किया गया है या फिर नहीं, मतलब उस स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में जो है यहाँ पे आपको पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है ओपन बिड। ओपन बिड में क्या होता है कि जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं मेक देयर ऑफर्स और प्रपोजल इन रियल टाइम विद द हाईएस्ट बिडर बीइंग डिक्लेयर्ड द विनर्स। मतलब ये ओपन होता है, मतलब एट इंस्टेंट इसको जो है रिएक्शंस आपको जो है देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे जो है कह सकते हो। उसके बाद आता है ऑनलाइन बिड। ऑनलाइन बिड में बात किया जाए तो an online bid is conducted entirely over the internet with buyers submitting their bid through the वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना, वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है कई बार जो बिड होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद आता है नेगोशिएटेड बिड। कई बार क्या होता है कि बिड में क्या होता है कि आपको नेगोशिएट कर, जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर एक साथ काम मतलब एक जैसा ही चीज़ें प्रोवाइड करने लगते हैं और सारे का कंडीशन सेम होता है, तो उसमें नेगोशिएशन पर्पसेस या नेगोशिएट किया जाता है ना, और उसमें से किसी एक का बिड को जो है क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड में क्या होता है, जो भी डिटेल्स हैं कि हाउ द कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट सच एज मेथोडोलॉजी क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस क्या है, तो इन सभी चीज़ों को जो है टेक्निकल बिड में देखा जाता है और उसी के बेसिस पे जो है क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर की एबिलिटी जो है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो है और जो स्पेसिफिकेशंस है हमारा, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है या इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद आता है प्राइस बिड। प्राइस बिड जो है ये एक तरीके का प्रपोजल है डेट आउटलाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट का उसका बस ये आउटलाइन दिखाता है कि हाँ भाई टोटल कॉस्ट जो है इतना है, आप प्रोजेक्ट में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जो है कोट कर सकते हो। और इसमें जो है कई बार क्या होता है, मान लो कि लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और भी जो भी एक्सपेंसेस है वो सभी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करवा रहे हैं 10 लाख का तो 10 लाख में लेबर कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर और सभी कॉस्ट मिलाकर जो है ये चीज़ें जो है दी हुई रहती है। द प्राइस बिड इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर कोट। जो भी कॉन्ट्रैक्टर कोट है उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कम्पिटिटिवनेस को जो है देखते हुए जो है काम किया जाता है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं एडवांटेज। बिडिंग का क्या एडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला एडवांटेज है कि कम्पिटिटिव प्राइसिंग होता है। बिडिंग अलाउ बायर्स टू कम्पीट विद ईच अदर विच कैन रिजल्ट इज लोअर प्राइस फॉर द आइटम और सर्विस बीइंग ऑक्शन। मतलब जिसका कम पैसा रहेगा उसको जो है एक सिलेक्ट किया जाता है। मतलब कंपटीशन जो है इसमें एक बना हुआ रहता है। ये यहाँ पे जो है मेन एडवांटेज है बिडिंग का। और भी एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपका यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि बिडिंग प्रोसेस इज जनरली ट्रांसपेरेंट होता है with buyer being able to see offers of their competitors। जो भी competitors का offers है ना, उसको भी जो buyers है वो देख पाता है। and adjust their own bid accordingly। जो competitors है उसका जो offers है उसके अनुसार ही जो है एडजस्ट करता है। जो दूसरा बिडिंग करता है वो अपना बिड को जो है चेक करता है, देखता है कि क्या मैं अपने कंपटीटर के अनुसार वर्क कर सकता हूं, क्या मैं उससे ज़्यादा बोली लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं। अगर मैं ज़्यादा उससे बोली लगा सकता हूं तो मैं ज़्यादा लगाऊंगा, अगर नहीं लगा सकता तो नहीं लगाऊंगा। उसके बाद आता है इफ़िशिएंट। बिडिंग इज़ एन इफ़िशिएंट वे टू सेल आइटम्स और सर्विसेज क्विकली, स्पेशली इन केस वेयर देयर इज़ मल्टीपल पोटेंशियल वायर। कई सारे पोटेंशियल वायर होते हैं
तो उस जगह पे मतलब ये इसेंशियल वे होता है अपने सर्विसेज और आइटम्स या गुड्स को बेचने के लिए। बात किया जाए फीचर्स की, बिडिंग का क्या फीचर्स होता है, तो सबसे पहला होता है टाइम बाउंड। बिडिंग इज़ यूजुअली टाइम बाउंड। टाइम इसमें जो है एक डिफिनिट रहता है कि आपको इतना टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत जो है सारी कामों को जो है कंप्लीट कर लेना है, मतलब विद स्पेसिफिक डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। ये यहाँ पे मैंने टाइम बाउंडेशन जो है आपका यहाँ पे होता है। मल्टीपल राउंड्स यहाँ पे होते हैं। इन सम केसेस मल्टीपल राउंड्स ऑफ बिडिंग में बी कंडक्टेड विद हाईएस्ट बिडर फ्रॉम ईच राउंड एडवांसिंग टू नेक्स्ट राउंड। यहाँ पे होता है क्या कि कई बार जो है बहुत ज़्यादा बिडिंग जो है होता है और उस कंडीशन में जो है क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस दिए जाते हैं और बार बार जो है इक्वल आ जाते हैं, इसलिए जो है मल्टीपल राउंड्स किए जाते हैं ताकि किसी एक राउंड में कोई ना कोई तो पीछे हटेगा ही। विड इंक्रीमेंट द ऑक्शनर में स्पेसिफाई मिनिमम विड इंक्रीमेंट टू इंश्योर दैट विड्स इंक्रीज इन कंट्रोल्ड मैनर, है ना। जो भी ऑक्शनर होते हैं यानी जो भी वीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि कम अमाउंट ऑफ बीड जो है इंक्रीज करते हैं ताकि कंट्रोल वे में जो है या कंट्रोल मैनर में इंक्रीज हो। ये ना कि एक वीडर 1 लाख किया तो सीधे दूसरा वीडर जो है क्या कहेगा कि नहीं भाई हम तो सीधे 10 लाख करेंगे, नहीं वैसे नहीं। अगर कोई 1 लाख किया तो वो लेगा 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, ऐसे धीरे धीरे जो है इंक्रीमेंट होता है। रिवर्स प्राइसिंग, द सेलर और ऑक्शनर में सेट अ रिवर्स प्राइस विच इज़ द मिनिमम अमाउंट दे विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द आइटम। जो भी आइटम है उसके लिए वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, मिनिमम अमाउंट जो जिस तरीके से और सर्विसेज के लिए जो ऑक्शन किया गया है, ठीक है। इफ़ द हाईएस्ट बिड डज नॉट मीट और एक्सीड द रिवर्स प्राइस, अगर रिवर्स प्राइस को मीट नहीं करेगा तो जो सेलर्स होगा मे चूज नोट टू सेल द आइटम और सर्विसेज। तो उस समय सेलर जो है कहेगा कि भाई माफ़ करना, हम जो है सर्विसेज या जो भी आइटम्स या गुड्स सेल करने वाले हैं वो हम सेल नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ बिडिंग की बात किया जाए तो प्रोसेस जो है सबसे पहला है अनाउंसमेंट ऑफ बिड। बिड का जो है अनाउंसमेंट किया जाता है। सेलर या ऑक्शनर जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं आइटम या सर्विसेज के लिए अप फॉर बिड अलॉन्ग विद बिडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर। जो भी रूल्स हैं और जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको जो है ऑक्शनर या सेलर जो है अनाउंस करता है। उसके बाद जो है पोटेंशियल बायर जो होते हैं वो सबमिट करते हैं देयर बिड आइदर रिटेन और वर्बली और ऑनलाइन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिड बीइंग यूज। कई तरीके से होता है, या तो वर्बली हो सकता है या तो रिटेन फॉर्म में हो सकता है या ऑनलाइन जो है बिड जो है क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है। उसके बाद बिड को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। द सेलर और ऑक्शनर इवेल्युएट द बिड एंड सेलेक्ट द विनिंग बिडर बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। जो भी प्री डिटरमाइंड जो भी रूल्स और प्रोसीजर्स के अंतर्गत जो भी बातें कही गई है उन सभी को देखते हुए जो है विनिंग बिडर्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अवार्डिंग और बिड का जो है अवार्डिंग किया जाता है। द विनिंग बिडर इज अनाउंस्ड एंड आइटम और सर्विस या गुड्स भी कह सकते हैं इज अवार्डेड टू देम, और बिडर को जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है जो भी जीतता है उसको। द पेमेंट एंड डिलीवरी आइटम्स आर देन एग्री अपॉन, और उसके बाद कितना जो पेमेंट करना है और जो डिलीवरी आइटम्स है उसके लिए दोनों जो है राजी हो जाते हैं। अब बात करें स्कोप ऑफ बिडिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहला स्कोप है इनविटेशन टू बिड। द project owner or client issues an invitation to bid that outlines the project scope, requirements and schedule। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और क्या शेड्यूल्स है, उसके बेसिस पे जो है बिड के लिए जो है इनविटेशन जो है दिया जाता है।
Pre-bid meeting. A pre-bid meeting is held to clarify any questions or concern that bidders may have about the project. बिडिंग करने से पहले अगर आप मीटिंग करते हैं तो उसको प्री बिड मीटिंग कहा जाता है। इसमें होता है क्या है कि इसमें बताया जाता है अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो अपना पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या जो भी उससे रिलेटेड उसको डाउट्स होंगे वो। सबमिटिंग बिड्स, बिडर्स सबमिट देयर प्रपोजल्स और ऑफर्स टू द प्रोजेक्ट ऑनर और क्लाइंट जो होंगे उनके साथ। उसके बाद जो है बिड इवैल्यूएशंस जो है किए जाते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे प्राइस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस। इसके बेसिस पे जो है क्या किया जाता है, बिड का जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है द प्रोजेक्ट ऑनर और क्लाइंट सेलेक्ट द विनिंग बिड एंड अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू द सक्सेसफुल बिडर। जो भी सक्सेसफुल बिडर्स है उसको जो है वो दे दिया जाता है, उसके साथ एक समझौता कर लिया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वो कई तरीके के आपके होते हैं। यहाँ पे बात किया जाए सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए तो कई तरीके के टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स के, जो कि डिपेंड करता है हमारा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के टाइप्स के ऊपर। जैसा प्रोजेक्ट का टाइप्स होगा उसके बेसिस पे ये जो है हमारा होता है। द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कैपेबिलिटी। क्लाइंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है और कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। सम टाइप्स ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का कुछ जो है यहाँ पे टाइप्स जो है आपके दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है वो है लम सम या फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है जो भी फिक्स्ड प्राइस होते हैं उसी पे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है और उसी पैसे में उसका बेनिफिट्स भी जो है इंक्लूडेड यहाँ पे जो है होते हैं। साथ ही साथ वेल डिफाइंड जो वर्क के स्कोप्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है और जो टाइमलाइंस है वो सारी चीज़ें जो है इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है दे दिया जाता है। इसमें होता है क्या, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट जो है हमें बनवानी है या कोई कंस्ट्रक्शन हमें करवाना है तो मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे जो है 50 लाख जो है खर्च करने हैं, तो ये जो 50 लाख मुझे खर्च करने हैं इस 50 लाख में ही जो है हमें प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लेना है ना। और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो अपना प्रॉफिट भी जो है देख लेगा, इसी में से जो है अपना प्रॉफिट भी निकालेगा और प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करेगा। और जो भी रिक्वायरमेंट्स है और जितने टाइम इंटरवल में बोला गया है ना, टाइम इंटरवल या टाइम डेडलाइन है ना, डेडलाइन जो भी है उसी बीच में ये अपना काम करेगा। ओके, उसके बाद है आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्लाइंट एग्री टू पे द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस a fee or percentage of total of the project as a profit. This type of contract is suitable for project with uncertain scope, complex requirement और long durations के लिए। इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को तो जो आपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया वो तो दिया ही दिया, लेकिन जितना प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का है ना, जो भी प्रोजेक्ट का, उस प्राइस का जो है एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट या उस प्राइस का टोटल जो भी प्रोजेक्ट के प्राइस है उसका कुछ परसेंटेज जो है क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है एज ए प्रॉफिट के तौर पे। उसको अलग से मतलब जो प्रोजेक्ट का प्राइस था उसमें उसको बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो अलग से उसको जो है दिया जाता है जैसे वर्क जो है कंप्लीट हो जाते हैं तब, है ना, जब वर्क कंप्लीट हो जाते हैं तब जो है दिया जाता है। ओके, उसके बाद है टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द क्लाइंट पेज द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द एक्चुअल टाइम स्पेंट एंड मटेरियल्स यूज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट प्लस a fee or percentage of total cost as profit. This type of contract is suitable for project with uncertain scope and short durations. टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट को कुछ मटेरियल्स की जो है रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में जो है उनको जो जितना भी पैसा का मटेरियल चाहिए
उतना तो मटेरियल ले लेते हैं, उसके अलावा वो पैसा जो है, एक्स्ट्रा पैसा जो है, जितना का वो प्रोजेक्ट खरीदे हैं, मतलब जितना का वो मटेरियल खरीदे हैं, है ना, अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका कुछ परसेंटेज या कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है क्या किया जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है आपका डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बोथ द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और डिज़ाइन के लिए, दोनों के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट। ये जो है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो है सुटेबल होता है जहाँ पे क्लाइंट वांट टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस बाय हैविंग सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है होता है और स्ट्रीमलाइन होता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट जो है चाहता है। तो उस कंडीशन में ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये इस तरीके का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है EPC कॉन्ट्रैक्ट। EPC का मतलब होता है इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कम्प्रीहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट शामिल होते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में ये जो है सुटेबल होता है। दे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज़। कई सारे सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज़ जो है यहाँ पे होते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर कर लीजिए, और अगर कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो डियर, हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में जो है हम लोग क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का कि विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फेयरनेस टुवर्ड्स द वर्कर्स। तो यहाँ पे हायरिंग प्रैक्टिसेस, कंपनसेशंस, प्राइवेसी और सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सभी जो है हमारा पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म अ टाइप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जो है टाइप है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। डिजिटल सिग्नेचर, दिस इज अ नॉट अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, है ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके, अगला है विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट फॉर एक्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हजार्ड टू एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड हेल्दी। तो यहाँ पे एक्सपोजर्स टू एब्स्टोस, है ना, सेकेंड हैंड स्मोक और ऑफसेटल लेटल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ये जो हमारे होते हैं। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट। कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है ना। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है मोरलिटी कैन थाउट ऑफ एज स्पेशली ब्रॉड एंड persuasive form of cooperations. Morality can be thought of as an insight and obsolete left over of the modern societies. Morality can be thought of as the champion of all things goods in the world. Fourth, morality can be thought of a hazard science like physics and chemistry. यहाँ पे सही है स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। मोरालिटी कैन बी थाउट ऑफ एज ए स्पेशल और ब्रॉड एंड परवेसिव फॉर्म ऑफ कोऑपरेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। सेकंड क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एज एन इथिकल इशूज, है ना। तो यहाँ पे हरासमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, बिल्कुल ये सही है। हरासमेंट इज़ एन इथिकल इशूज बिकॉज इट फेयरली फोकसेस जॉब एडवांसमेंट और रिटेंशंस ऑन ए फैक्टर अदर देन एबिलिटी टू डू अ जॉब, ये भी सही है।
Workplace in India must under law prepare guidelines to deal with cases and sexual harassment। बिल्कुल ये भी जो है हमारा सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट जो है सही है किसके अकॉर्डिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एज एन एथिकल इशूज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट डिस्क्रिप्टिव्स फॉर बिजनेस इथिक्स, है ना। बिजनेस इथिक्स के लिए कौन सा जो है सही है। तो बिजनेस इथिक्स इज बोथ नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। बिजनेस इथिक्स describes and evaluates individuals and corporates behavior and practice that managers and corporatives ought not to engage in। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। बिजनेस एथिक्स evaluates role of government law and public policies in effective business। बिल्कुल यह स्टेटमेंट भी हमारा जो है क्या है, सही है। बिजनेस एथिक्स इज अ मेटा एथिक्स एक्सरसाइज। नहीं भाई यह स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है टू विच टाइप ऑफ इंजीनियर्स कैन कोड ऑफ एथिक्स कंसाइज्ड बाय प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटीज बी ऑफ एनी यूज। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है इंजीनियर्स हु आर लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स। बिल्कुल ये गलत है भाई, है ना, ये फॉल्स है। इंजीनियर्स हु बिलोंग टू प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ नहीं। इंजीनियर्स हु आर वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर नहीं। ऑल ऑफ दीज पीपल हु इंगेज इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल ये सही है। ऑल ऑफ दोज पीपल who engage in engineering practice। Next question है which of following is true about the professional ethics। professional ethics के लिए कौन सा जो है सही है। पहला है it borrows its code and rules for common and universal morality। नहीं भाई ये गलत है। it formulates code for unique roles played by individuals। बिल्कुल ये सही है। They deal with the social obligations as per duties undertaken by professionals। बिल्कुल ये भी सही है। Different professions can have a radically different set of professional ethics। बिल्कुल ये भी सही है। Next है how is technology is need of ethics। Technology can allow human being to do what they earlier could not do, है ना। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है, ठीक है। एक्सप्लोड अ न्यूक्लियर बम। दूसरा टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर कलेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। बिटकॉइन कैन स्लोली रिप्लेस फ्लैट करेंसी, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है सही है। ओके नेक्स्ट है वैल्यूअर सेल refrain from being involved in an action that would bring disrupt to the professions, है ना। किसको डिसरप्ट करता है, प्रोफेशंस को डिसरप्ट करता है। तो आई होप कि आज का सेशन ये जो है आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, किसी भी तरीके का कोई सवाल रहता है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल आपकी जो है हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू।